अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे पंक्चुएशन का तीसरा वीडियो है हमारा, पंक्चुएशन के ऊपर। और आज की क्लास है कलन के ऊपर, कलन। तो ये मैंने लास्ट क्लास में समझा दिया था कि कॉमा, कलन और सॉरी सेमी कलन और फुल स्टॉप, इनका क्या रिलेशन है। इसमें आप लोगों ने देखना है कि ये स्ट्रोंगर है सेमी कलन से। समझे कि कामा क्या करता है, थोड़ा सा वीक, समझे कि छोटा पाज है। सेमीकरण क्या है, ये दो सेंटेंसेस को तो जोड़ता है लेकिन थोड़े से ऐसे समझे कि लूजली कनेक्टेड हो, इंटरडिपेंडेंट हो। लेकिन जो कालन है ना, वो असल में सेमीकरण से भी ज्यादा बड़ा पाज है, समझे। और कालन में ज्यादातर जो अगर सेमीकरण में दो क्लासेस आप जो सॉरी क्लासेस नहीं दो क्लासेस आप जोड़ रहे थे। अगर कॉलन के साथ उन दो क्लासेस को जोड़ते हैं आप ना, तो इसका मतलब है बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। आप देखेंगे अभी कि कैसे जोड़ेंगे। और कभी कभी ये जो है ना, इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है। कभी कभी कॉलन क्या करता है, इंट्रोड्यूस करता है ऑल स्टफ थिंग्स। तो ये क्या सिग्नल करता है कि बाद में जो चीजें आएंगे ना, वो या तो एक्सप्लेन करेंगे, इस अगले वाली चीज को इम्प्लीफाई करेंगे, इलस्ट्रेट करेंगे, समराइज करेंगे, या जो आगे बात है वो कंप्लीट करेगा असल बात को। कैसे, अभी आप देखेंगे। दो चीजों के लिए ये यूज होता है, मैंने अभी बताया कि कुछ कभी कभी इंट्रोड्यूस करता है अगले वाले बातों को। और द पार्ट बिफोर द कॉलन शुड बी अ कंप्लीट सेंटेंस, ये बात याद रखना है आपने कि कॉलन से पहले कंप्लीट सेंटेंस होना चाहिए, इंडिपेंडेंट क्लास एक होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद कॉलन लगेगा, चाहे वो जिस किसी मकसद के लिए भी हो। अभी आगे आप देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान फेसेस मेजर चैलेंजेस, कॉलन, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। ये एंड जो है यहाँ कामा जो है ना, ऑक्सफोर्ड कामा है, हम नहीं भी लगाए तो इशू नहीं है, ठीक है। ऑप्शनल है ये। अच्छा, अब यहाँ देखिए, ये जो कॉलन से पहले वाला है ना स्टेटमेंट, ये कंप्लीट सेंटेंस है, कंप्लीट क्लास है खुद से ही। तो इसी तरह ये ऊपर जो आपने रूल सीखा है, इस बात को याद रखें कि कंप्लीट एक सेंटेंस होना चाहिए, फिर ही कॉलन लगेगा, फिर उसके बाद जो आपने कॉलन जिस तरह यूज करना है करें। कभी कभी क्या करता है सेमीकरण क्या करता है, सेमीकरण इक्वल एलिमेंट्स को जोड़ता है, मतलब दो क्लासेस को जोड़ दिया समझो, जैसे ये है, ठीक है। लेकिन कॉलन क्लासेस को भी जोड़ सकता है, लेकिन कभी कभी अनइक्वल एलिमेंट्स को भी जोड़ सकता है, मतलब जैसे कि द इकोनॉमी फेसेस वन मेजर ऑब्स्टिकल इन्फ्लेशन। पहला क्या है, क्लास है, दूसरा क्या है, फ्रेज है, या वन वर्ड समझो, नाउन है। तो देखिए कैसे अनइक्वल एलिमेंट्स हैं, इनको जोड़ सकता है, मतलब ये सेमी कॉलन और कॉलन में एक बड़ा फर्क है, और भी आगे देखेंगे आप। कॉलन क्या करता है, कारण कभी आप यूजेज में देखेंगे ना, कभी कभी कॉलन एक क्लास लिख लिया, फिर दूसरा क्लास है, तो दूसरा क्लास है सिनेरियो में पहले वाले को असल में एक्सप्लेन करता है या उसका रिजल्ट बताता है। यहाँ क्या है, कभी यहाँ कालन, कालन के दो ही यूज है ना, अभी आप देखेंगे नीचे जाके। पहला यूज ये था, दो क्लासेस को जोड़ दिया, और क्लासेस किस तरह जोड़ते हैं ये अभी आपको बता दिया, आगे भी बताऊंगा। और यहाँ क्या है, द स्कूल इज वन गोल। अब आगे और उस गोल को एक्सप्लेन किया है, कौन सा गोल, टू ट्रेन स्टूडेंट्स टू बी रिस्पॉन्सिबल कॉम्पिटेंट एंड बिजनेस पीपल। बता दिया कौन सा गोल, तो इस तरह यहाँ कालन लगेगा। इस कालन पे, सेमी कालन पे, इन पे काफी सीएसएस में सवाल आते हैं जो जिनमें इन करीब गए, तो इनको अपने सही तरह समझना है। और काम आप इन तीनों पे ही मेजोरिटी जो पंक्चुएशन के ऊपर सवाल आते हैं, ये करेक्शन के सवाल भी आते हैं, तो उनमें दो तीन जो पंक्चुएशन रिलेटेड इश्यूज होते हैं, तो वो ज्यादातर नीच चीजों से ही होते हैं। समीकरण तो आपने देख लिया, बता दिया, देख लिया। अब ये देखिए, पहला रूल क्या है, कॉलन इज यूज टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट, सीरीज और एन्यूमरेशन। कैसे, कंप्लीट सेंटेंस बताएं, फिर उसके बाद कारण लगे और लिस्ट को बताएं। पाकिस्तान फेसेस मेनी चैलेंजेस, कौन से चैलेंजेस, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। कारण यहाँ लगा लिया। द कॉन्फ्रेंस डिस्कस्ड द फॉलोइंग इश्यूज, कौन से इश्यूज, क्लाइमेट चेंज, फूड सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
द काजेज ऑफ इन्फ्लेशन इंक्लूड द फॉलोइंग। तो कौन से फॉलोइंग? एक्सेसिव मनी सप्लाई, सप्लाई चेन डिसरप्शन, एंड राइजिंग फूड प्राइसेस। आई ऑर्डर द फॉलोइंग सप्लाईज। कौन से फॉलोइंग सप्लाईज? ये एंड ये। आई ऑर्डर दीज सप्लाईज, ये एंड ये। Theories which try to explain the secrets of fire walking fall into three categories। कौन से थ्री कैटेगरीज हैं? ये और ये। इन सब में आप नोट कर रहे हैं, पहले एक स्टेटमेंट आ रहा है, उसके बाद ये चीजें लिस्ट बना बताया जा रहा है। ये नहीं होगा कि आई ऑर्डर्ड पोटैटोज, ये पोटैटोज वगैरह वगैरह वगैरह। यहाँ इस तरह नहीं करना है, आधी बात नहीं करनी है आपने, पूरा सेंटेंस होगा, उसके बाद ये चीजें लिस्ट होंगी। जैसे वन अ लॉन्ग सॉरी ऑन अ लॉन्ग ओशियन वॉयज बी श्योर टू टेक अलोंग, ये and ये नहीं, टेक अलोंग दीज थिंग्स, मतलब पूरी बात कहीं पे उसके बाद इन चीजों को कहीं, जैसे शॉर्टकट में इशारतन बोल के कारण लगा के ये चीजें नहीं। जैसे आई ऑर्डर्ड, मैंने ऑर्डर किया, ये ऐसे नहीं। ये डायरेक्ट एकदम से वर्ब के बाद नहीं लगेगा, या इस तरह से डायरेक्ट नहीं लगेगा, ये पूरा एक स्टेटमेंट होगा कि आई ऑर्डर्ड दीज थिंग्स, ये दीज फ्रूट्स, ये फॉलोइंग आइटम्स, ये फॉलोइंग सप्लाईज, फिर इस तरह लिखिए। याद रखिए, ये जब भी ये वर्ड आए कि द फॉलोइंग या एज फॉलोज, दीज, इनके बाद खालन लगाएंगे आप ज्यादातर। कैसे? द रीजंस आर एज फॉलोज। ये आप अपने एक्सप्रेशन में भी यूज कर सकते हैं, आप अपने ऐसे में भी यूज कर सकते हैं ये वाला एक्सप्रेशन, ठीक है? कि द काजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज आर एज फॉलोज कॉलन, तो ये एंड ये। द कमिटी आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, ये एंड ये, इस तरह से। तो एज फॉलोज, द रीजंस आर एज फॉलोज, या आइडेंटिफाई द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, इस तरह करके आप इनको यूज कर सकते हैं, अच्छा एक्सप्रेशन बनेगा। अच्छा, अब कुछ किताबें ऐसे हैं जो कहते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आप कारण लगा सकते हैं, इस तरह ये द प्रिंसिपल पार्ट्स ऑफ वर्ब आर द प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड द पास्ट पार्टिसिपल। अब आर के बाद देखिए हेल्पिंग वर्ब है ना, इसके बाद कॉमा लगाया। लेकिन जो लिटिल ब्राउन हैंडबुक के जो एफपीसी ने बुक रिकमेंड किया उसके मुताबिक ऐसा नहीं करें। जो मॉडर्न इंग्लिश है वो इस स्टाइल को मतलब डिसरिगार्ड करता है, डिस्करेज करता है। वो ये कहते हैं कि हेल्पिंग वर्ब या वर्ब के बाद एकदम से इस तरह ना लाएं, इस तरह के लिस्ट को चाहिए। जिस तरह इस तरह आप इसको, इसी सेंटेंस को इस तरह लिख सकते हैं मॉडर्न टाइप में। अच्छा, अब जब खुद यूज कर रहे हो तो अभी वैसे भी ये ना यूज करें ना, और जब आपको करेक्शन के लिए दिया गया है तब यहाँ यूज ना करें। यूज के बगैर भी तो ये चल जाता है ना, जैसे ये द प्रिंसिपल पार्ट्स ऑफ अ वर्ब आर द प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड ये सीधे सीधे बगैर उस कारण के भी चल जाएगा। या अगर आप कारण यूज करना ही है तो आ वर्ब हैज थ्री प्रिंसिपल पार्ट्स। कौन से पार्ट्स हैं? ये एंड ये। द प्रिंसिपल पार्ट्स ऑफ वर्ब आर एज फॉलोज, ये एंड ये। देयर आर थ्री प्रिंसिपल पार्ट्स ऑफ अ वर्ब, ये एंड ये। इस तरह से लिख सकते हैं इसको। जो चीज कंट्रोवर्शियल है तो उस चीज को यूज ही ना करें, ठीक है? अच्छा, कभी कभी क्या होता है, आप क्या करते हैं, आप एक बात कहते हैं कारण से पहले, कारण के बाद उस बात को एक्सप्लेन करने के लिए या उसका कंक्लूजन देने के लिए एक स्टेटमेंट कहते हैं या फ्रेज डालते हैं या कोई चीज। वो फ्रेज भी हो सकता है, क्लास भी हो सकता है, ठीक है? टू इंडिपेंडेंट क्लासेस, जब पहला वाला जो है ना बात कहते हैं और दूसरा वाला उसको एक्सप्लेन करे, या दूसरा वाला उसका जवाब दे, दूसरा वाला रीजन बताए, रिजल्ट बताए, ठीक है? पहले वाला सब में यही होता है कि पहले एक क्लास होगा, जैसे ये है, ये है, ये है। अब दूसरे वाले में फ्रेज भी हो सकता है उसके एक्सप्लेनेशन में या कंक्लूजन में, और एक क्लास भी हो सकता है। जैसे ये पाकिस्तान फेसेस अ सीरियस चैलेंज कॉलन वाटर सिक्योरिटी, ये ठीक है। द एविडेंस वाज ओवरवेलमिंग कॉलन द accused was convicted। जैसे मैं कह रहा है ना कि एविडेंस वाज ओवरवेलमिंग द accused, ये इसका रिजल्ट बता रहा है, या एक्सप्लेनेशन बता रहा है, कंक्लूजन बता रहा है कि इसकी वजह से इसको ये हुआ। He finally understood the truth। सक्सेस रिक्वायर्स, कौन सा ट्रुथ उसने अंडरस्टैंड किया कि ये, तो इस वजह से कालन लगाया आपने। देयर वॉज ओनली वन पॉसिबल कंक्लूजन, कौन सा कंक्लूजन? द प्लेन वुड फेल। तो ये समझे? कभी कभी इस तरह जब आप बताते हैं ना पिछला वाला क्लास पहले वाले को ही इशारतन
उसको मानी एक्सप्लेन करे कि क्यों ये बात कही आपने, तो यहाँ पर आप कॉलन लगाते हैं, ठीक है। द मिशन फेल्ड, द नेसेसरी रिसोर्सेज वर अनअवेलेबल। द आंसर वाज ऑब्वियस, कौन सा आंसर? नो बॉडी एट कंप्लीटेड द असाइनमेंट, द इकोनॉमी स्लोड डाउन, इन्वेस्टमेंट लेवल्स एंड क्लाइंट सिग्निफिकेंटली। क्यों हो रहा है? रीजन बता रहा है असल में, रीजन बता रहा है, देखिए कि पहले की वजह से क्या हुआ। द सेकेंड स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स द रिजल्ट फ्रॉम द फर्स्ट, द प्लान सक्सीडेड, एवरीवन फॉरफिट देयर। तो यहाँ कालन लगाएंगे, ठीक है। असल में इसमें यह है कि क्लास, एक क्लास दूसरे क्लास का एक्सप्लेनेशन है, रीजन है। ये तो ऊपर भी आपने देखा, एपोजिटिव वेब्स, ये है कि मतलब असल में रिनेम करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं एक नाउन को, नाउन के बारे में बताता है ना एपोजिटिव। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि पाकिस्तान हैज वन ग्रेट एडवांटेज, कौन सा एडवांटेज? इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन। तो इस तरह केस में भी कारण यूज करते हैं। द टीम हैड वन गोल, कौन सा गोल? विक्ट्री। द नेशन नीड्स वन थिंग अबव ऑल एल्स, क्या चीज? यूनिटी। द कमेटी रीच्ड अ सिंगल डिसीजन, कौन सा डिसीजन? पोस्टपोनमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। इस तरह, यहाँ इस तरह के सिनेरियो में कालन यूज होता है। ये एग्जाम में आए हैं इस तरह के केस स्टडी वाले टॉपिक और स्टेटमेंट। आपको आगे पता चलेगा जब मैं आपको पास्ट पेपर्स सॉल्व कराऊंगा ना, तब आपको पता चलेंगे कि ये इस तरह के एग्जांपल्स हैं वहां पे, मतलब आए हुए स्टेटमेंट जिनको ठीक करना है। वहां कॉलम नहीं दिया होगा ना, उन्होंने कहा कि दे दे। द रिएक्शन ऑफ द ऑडियंस सिग्निफाइड फिगर, इस तरह नहीं करना है। आधी बात नहीं कहनी है, पूरा एक स्टेटमेंट होगा, उसके बाद ही ये आपका जो है ना इसका एक्सप्लेनेशन, इस तरह ये इनमें आधी बात ना कहें, कैसे इशारतन बात ना कहें कि ये तो ये है। मतलब द रिएक्शन ऑफ द ऑडियंस सिग्निफाइड, सिर्फ वन थिंग, इस तरह लगी तो फिर फेयर। कभी भी कोटेशन में जो आप पहले खामा यूज करते हैं ना, उसकी जगह पे आप कालन यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कंप्लीट सेंटेंस होगा उससे पहले। जैसे बेकन सेज द टीचर गेव अ वैल्यूएबल पीस ऑफ एडवाइस, द होली कुरान स्टेट्स। मतलब इस तरह से कंप्लीट एक सेंटेंस हो जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब हो, या सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट हो, फिर उसके बाद कोटेशन दे सकते हैं। जहाँ कामा भी लगता था ना, कामा की जगह कालन भी लग सकता है। यहाँ भी, यहाँ भी, ये दोनों जगहों पे वो लग सकता है। और आप जब उधर आ जाए ना, उधर कामा लगाएं तो बेहतर है। जब उधर आ जाए ना पंक्चुएशन करने के लिए इस तरह का कोई स्टेटमेंट, तो उधर कॉमा लगाए, वरना कॉलन भी यूज हो सकता है, ठीक है। और ये भी है, द टीचर गेव अ सिंपल इंस्ट्रक्शन, हार्ड वर्क। इस तरह के सिनेरियो में पर कॉलन लगाए, जब कंप्लीट एक सेंटेंस हो इस तरह से, फिर जो है ना कॉलन लगाए, कॉलन हार्ड वर्क। जब इस तरह की बात हो, शॉर्ट हो और इस तरह बताया है ना शुरू की बात, द टीचर सेड, द स्टेट्स, हजर्ड्स, तो इस तरह कामा लगा के ये बात बोले। लेकिन पूरी बात अगर कही ना, द टीचर गेव अ सिंपल इंस्ट्रक्शन, कौन सा इंस्ट्रक्शन? ये, तो फिर कारण लगाए। अच्छा, टाइटल्स और सब टाइटल्स, इनके लिए भी कामा यूज, सॉरी, ये कॉलन यूज हो सकता है, ठीक है। ये टाइटल नहीं, किताबों के जो नाम है, ये रिसर्च आर्टिकलों के, या किसी भी चीज के, या ऐसे में भी तो आपसे पूछता है ना, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, कॉलन, फैक्ट और फिक्शन, इस तरह करके ना, मतलब ये असल उसका असल एम्ब्रेला टर्म है। उसके नीचे जो है ना सब टाइटल, या ये जैसे ये लिख रहा है ना कि असल टाइटल से सब टाइटल पूछ रहा है कि इसका ये पार्ट। तो यूरोपियन हिस्ट्री, कॉलन, एनालिटिकल अप्रोच, इंग्लिश ग्रामर, कॉलन, अ प्रैक्टिकल यूजेज फॉर, सॉरी गाइड फॉर, ये किताबों के नाम है, समझे, ठीक है। फर्ज करें फर्जी किताबों के नाम है, तो जो फर्जी किताबों के इस तरह के नाम है, तो इसमें भी कॉलन इस तरह या दरम्यान में यूज हो सकता है, टाइटल में यूज हो सकता है, कहीं पे भी। अच्छा, टाइम के लिए यूज होता है, घंटे और मिनट, जैसे 8:30, 10:45, द मीटिंग स्टार्ट एट 9 AM, तो यहाँ कालन, ये कालन है, यहाँ कालन यूज होता है, ठीक है। तो PM और AM, ये इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये मसला नहीं, ये ऑप्शनल है। कानून के इसमें यूज किया में गलतियां क्या करते हैं, जो ऊपर हमने सीखे तो वो ना करें, वही
उन्हीं की चीजों का ना करना गलती है। या फिर ये देखिए, पाकिस्तान मेजर चैलेंज आर, ये जरूरी नहीं, ये कोशिश करें इस तरह ना करें। हेल्पिंग वर्ब के बाद इस तरह लिस्ट ना बताएं। इसकी निशानी ये है कंप्लीट सेंटेंस हो तो ही जो है ना फिर वो कर लें। या तो इसको सिंपल बनाएं, पाकिस्तान मेजर चैलेंजेस आर ये, या पाकिस्तान फेसेस थ्री मेजर चैलेंजेस ये एंड ये, या फॉलोइंग मेजर चैलेंजेस ये एंड ये। दूसरे एरर्स देखें, टेबुलर फॉर्म में बताएं। ये याद रखें, सचेज के बाद कालन का यूज नहीं होगा। सचेज खुद ही में एक कालन है, समझें, उसी का काम करता है। पाकिस्तान फेसेस सेवरल चैलेंजेस सचेज, अब सचेज जैसे ही हमने लगा दिया, समझे, हमने कालन का ही बता दिया कि कालन का जगह सचेज यूज किया, तो सचेज के बाद कालन, ये दोनों एक साथ यूज नहीं होंगे। ये तो कालन यूज करें या सचेज यूज करें, ठीक है। तो पाकिस्तान फेसेस सेवरल चैलेंजेस सचेज इन्फ्लेशन ये, ठीक है, क्योंकि सचेज खुद से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सचेज और कालन का बात है कि एक ही तो काम है दोनों का, दोनों को एक साथ नहीं करेंगे आप यूज। सेम इज द केस विद इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग का बात भी है, मतलब भी यही है। ये जब आप लोग राइटिंग कर रहे होते हैं तो आप एक एक्सप्रेशन में अपने यूज करते हैं ऐसे, मेजर चैलेंज इंक्लूड ये एंड ये, कि खुद इंक्लूड और या इंक्लूडिंग, इन दोनों का मतलब खुद ही कालन ही है, कि मतलब हम ये बातें अभी बताने वाले हैं तो इसके बाद ये कालन लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि खुद इंट्रोड्यूस करते हैं एग्जाम्पल को। फॉर एग्जाम्पल के बाद भी कालन नहीं लगाना, क्योंकि ये भी तो खुद यही काम कर रहा है। कालन असल में यही तो काम करता है, कालन इन्हीं चीजों का असल में काम करता है, तो फिर इनको लगा के फिर कालन नहीं लगाएंगे। पाकिस्तान फेस मेरी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, अभी तक कानून नहीं लगाना था। मैंने एग्जांपल फॉर पाकिस्तान फेसेस मेनी चैलेंजेस, फॉर एग्जांपल कामा, फॉर एग्जांपल के बाद कामा लगेगा, ठीक है। इन्फ्लेशन ये है। फिर कालन एक वर्ब और ऑब्जेक्ट के दरमियान में नहीं लगेगा, ये बात कब से बता रहा हूँ। द कमेटी डिस्कस्ड ये एंड ये नहीं लगेगा। कमेटी डिस्कस्ड इन्फ्लेशन, ये सीधा सेंटेंस बनाए, या इसको डिस्कस थ्री मेजर इश्यूज ये एंड ये, ठीक है। यहाँ कालन यूज नहीं होगा। सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान में क्या, वर्ब और ऑब्जेक्ट के दरमियान में कम से कम ये ना लगाएं, यूज ना करें। एक कंप्लीट क्लास हो तो उसके बाद ही जो है ना ये लिस्ट बना इंट्रोड्यूस कर सकते हैं हम। यूजिंग अ कॉलन इंस्टेड ऑफ सेमी कॉलन, कहीं पे सेमी कॉलन यूज होता है तो उधर सेमी कॉलन ही यूज करें। वहां पे यहाँ जैसे द प्रपोजल वाज एक्सपेंसिव इट वाज रिजेक्टेड, अब देयरफॉर इट वाज रिजेक्टेड नहीं, यहाँ सेमी कॉलन लगे हैं, क्योंकि दो कॉलन हमने देखा ना, दो क्लासेस को जोड़ना है, इस तरह कंजंक्शन यूज करना है, एडवर्बियल कंजंक्शन, देयरफॉर, हेंस, हाउएवर, उसके भी सामने सेमी कॉलन लगाते थे। द प्रपोजल वाज एक्सपेंसिव सेमीकोलन देयरफॉर इट वाज रिजेक्टेड, या इस पूरे को निकाल ही दे। द प्रपोजल, आप देख रहे हैं ना, द प्रपोजल वाज एक्सपेंसिव इट वाज रिजेक्टेड, तो कॉलन लगा सकते हैं, लेकिन देयरफॉर को ऊपर हटा के पूरा। लेकिन आपको रिकमेंड किया जाता है कि जब वो पेपर में लाता है तो फिर आप उसकी वर्डिंग वगैरह नहीं निकालते, आप उसी को ही पंक्चुएट करते हैं, तो उस सिनेरियो में आप यहाँ से सेमीकोलन हटा के, कॉलन हटा के सेमीकोलन लगाएंगे। ये बार बार यही बातें रिपीट हुआ है, इनका डिफरेंस जरा देख लें यार। ये रिवीजन है कि कहाँ यूज करना है, कहाँ यूज नहीं करना, ये सारा समरी है सारा। ये फिर से वही सारा समरी है, पूरे जो जहाँ यूजेज है इसके, इनकी समरी है, सिर्फ ये देख के आपको याद आ जाएंगी चीजें। अब आपने जब इतना पढ़ लिया, देख लिया, समझ लिया, अब आप क्या करेंगे, वीडियो को करेंगे पाज और ये एक्सरसाइज करेंगे। जहाँ कालन लगाना है वहां लगाएंगे, और जहाँ नहीं लगाना और गलत तरीके से अगर लगा हुआ था तो उसको हटाएंगे, मतलब करेक्ट करके सेंटेंस को लिखेंगे। जब आपने कर लिया तो फिर आप क्या करेंगे, आंसर्स देखेंगे। ये आपके हो गए आंसर्स। एक्सरसाइज टू, ये पैसेज है।
अब क्या करेंगे इसको, एक्सरसाइज 2 ये है कि इस पैसेज को, इसमें जहां जहां कामा, सेमीकॉलन, कॉलन, फुल स्टॉप लगाने हैं वहां लगाएंगे और इस पैसेज को फिर से लिखेंगे, इस पैराग्राफ को। जब आपने ये कर लिया होगा तो अब वीडियो को आगे भी लाएं। तो ये दो तरीके हैं जहां से ये दो तरीकों से हो सकता था। कहीं पे इतना बड़ा चेंज नहीं है, सिर्फ यहाँ चेंज है एक, नेवरदलेस। यहाँ देखें किधर है, जहाँ फुल स्टॉप लगाया है इसको नया सेंटेंस बनाया, नेवरदलेस रिफॉर्म्स ये होने चाहिए। और यहाँ क्या किया है, सेमीकलन लगा के नेवरदलेस रिफॉर्म्स ये। तो यहाँ स्प्लिट किया है और यहाँ बस सेमीकलन लगाया है, तो इसमें मसला नहीं है, ये दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका तरीकेकार था। इसमें भी 5 नंबर का है ये। अगर इसमें से जितने गलतियां होंगे, हर गलती पे एक एक नंबर काटे हैं, ठीक है। और आपके 5/5 ही इसमें होने चाहिए। नहीं हुए, 4 हुए तो इसको मतलब कल फिर आप इसको रिवाइज करें। और इसमें तो 20 में से कम 18 आपके ठीक होने चाहिए। अगर नहीं हुए तो समझें, कल फिर इनको रिवाइज करें, पहले फिर इन एक्सरसाइज को करें, और कल 20/20 होने चाहिए। क्योंकि दूसरी दफा जब पढ़ेंगे देखेंगे तो ज्यादा समझ आएगा ना। पहली दफा बहुत चीजें पढ़ रहे होते हैं तो भूल जाते हैं। आज के लिए इतने काफी है। अगले लेक्चर में मिलेंगे जिसमें मैं डैश को एक्सप्लेन करूंगा। आपने पहले 3 लेक्चर अब सीख लिए हैं पंक्चुएशन के ऊपर, चीज जो सेमी कॉलन है, कामा है, सेमी कॉलन है और कॉलन है। अगली क्लास में हम डैश के ऊपर सीखेंगे।